मई में चुनाव के बाद जून में नए दायित्व के बाद एक काम जो मेंबर पार्लियामेंट को करना होता है वो सामान्यतः जब भी दिशा कमेटी गठित होती है उसके 3 महीने के अंदर करना होता है। जिले की दिशा कमेटी 10 नवंबर को गठित हुई और आज क्या है 19 नवंबर, आज 9 दिन के बाद ही मैं पहली ई दिशा कमेटी का गठन करने के लिए अधिकारियों से मिला। डिप्टी कमिश्नर और अन्य सभी जिले के जो अधिकारी हैं लगभग 40 की संख्या में सब लोग थे और उनसे विभिन्न विषयों में 30 एजेंडा थे, तो 30 एजेंडा सबके ऊपर चर्चा हुई। सामान्यतः ये सब एजेंडे वही होते हैं जिसके अंदर केंद्र सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, सहायता मिलती है, उसके ऊपर चर्चा होती है। उसमें शहरी भी होते हैं, हर एक विभाग के होते हैं। तो ऐसे सब विभागों के जो एजेंडे के ऊपर चर्चा होने के बाद पहली बात तो है कि मुझे बहुत संतुष्टि है इस बात की कि हमारे जिले के अधिकारी एक एक विषय को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ कहीं कठिनाई आती है उसको हल करने के लिए अपनी ओर से आगे प्रदान करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो ग्रामीण है चाहे शहरी है, पिछले योजना का लगभग काम पूरा हो चुका है। बहुत कम ऐसे बचे हैं जिनको पहली दूसरी तीसरी किस्त में से कोई शेष बची है, अन्यथा सबको 3 किस्तें ग्रामीण में जा चुकी हैं। शहरी में भी काम पूरा हो चुका है। केवल कुछ 100 ऐसे हैं जिनके कागज पूरे नहीं थे। अगर उनके कागज पूरे होंगे तो पिछली योजना में, नहीं तो नई योजना फिर से आज जो इस जिले के लिए, क्योंकि पूरे देश भर के लिए 6 लाख मकान इस वर्ष बनाने की पहली घोषणा हमने कल की है दिल्ली में ही। उसमें से यहाँ जो करनाल जिले में लगभग 1000 मकान पहली किस्त में तुरंत उनके सर्वे किया जाएगा, उनका जांच की जाएगी उनके डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद 1000 मकान अभी तुरंत चालू कर दिए जाएंगे। अगली किस्तों में इससे भी ज़्यादा मकान आने वाले हैं, क्योंकि अभी पूरी योजना का 6% ही आया है और इसके और 15-16 गुना तक मकान जो आगे मिलने की संभावना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जितने भी पहले से हमने यहाँ सांझा बाजार की उद्घाटन किया था, आज जो योजना मुझे पता लगी बड़ा अच्छा वो चल रहा है, उसी को डबल करने की बात आज मैंने कही है। कोटा केबिन बना करके उसको डबल किया जाए और भी किसी स्थान के ऊपर संभावना हो, खास करके किसी और शहर में असंध है, नोलोपेडी, वहाँ भी सांझा बाजार इस प्रकार के बनाया जाए। अच्छा ये प्रयोग है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में लगभग कंप्लीट हो गए। मार्च तक जो बचे हुए प्रोजेक्टों पर काम चालू है वो भी पूरे हो जाएंगे। CSR के माध्यम से आज घोषणा की है कि यहाँ 160 स्कूलों में कंप्यूटर्स की जरूरत है। वो सब कंप्यूटर्स लगभग 4 करोड़ रुपया CSR फंड से और जिले को दिलाया जाएगा, ताकि यहाँ 6ठी से 8वीं तक के, 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को जो कंप्यूटर्स की जरूरत है वो कंप्यूटर योजना को लाभ मिल सके। सभी अधिकारियों से मैंने कहा है कि आपस में समन्वय बिठा करके और इन योजनाओं का और सबको लाभ मिले, अच्छा इस प्रकार का काम करना चाहिए। सेवा भाव से काम करें, कर्मचारी बन करके नहीं, बल्कि परिवार में एक गरीब सदस्य कोई होता है उसके लाभ के लिए सेवा भाव की भावना बना करके उसको काम करें। विवाह शगुन योजना का एक विषय आया था, तो मैंने ही एक सुझाव दिया है। सुझाव वास्तव में उसको क्रियान्वित करने का काम प्रदेश सरकार करेगी। वहाँ भी मैं चंडीगढ़ जाकर बताऊंगा कि जो विवाह होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है और बाद में कई महीने तक पैसा मिलता नहीं है, तो विवाह शगुन योजना विवाह से पहले ही तो 50% पैसा उनको दिलाने की ऐसी योजना बनाएंगे, ताकि विवाह पर समय से उतना खर्च कर सके। शेष विवाह के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद उसको 50% बाद में मिलेगा। एक जानकारी मुझे मिली है, अभी मैं उस जानकारी को प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता मुझे हो रही है कि करनाल सेक्टर 32 का जो लड़का बालक अंशुल कंबोज जी, उसने रणजी ट्रॉफी में एक ही मैच के अंदर 10 विकेट लिए, एक ही पारी में 10 विकेट लिए। ये बहुत बड़ी एक बात है खिलाड़ी के लिए है। मैं अंशुल कंबोज और उनके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके जो कोच हैं उनको खेल सिखाते हैं उनको भी बधाई देता हूँ, और इस प्रकार से प्रेरणा बाकी खिलाड़ियों को भी उनसे लेनी चाहिए। सर सवाल है, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और के अंदर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो केंद्र सरकार की क्या योजना रहेगी? देखिए, एक बहुत गंभीर मसला है और इसके ऊपर सभी विभाग मिल करके और कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सख्त हुआ है कि ग्रेड 4 को दिल्ली में लागू किया गया है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट को संतुष्टि ना हो तब तक कोर्ट की इजाजत के बिना ग्रेड 4 को नहीं जा सकता। और इसमें
कई फैक्टर्स हैं इस प्रदूषण के, कोई केवल एक प्रदूषण एक फैक्टर नहीं है। इसके अंदर जहाँ बार बार पराली की बात कही जाती है, ठीक है, पराली के जलाने का भी एक योगदान होता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसका भी इसमें योगदान है, ट्रांसपोर्टेशन का काम उसका भी इसमें योगदान है। तो ऐसे बहुत से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के और ये प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण को समाप्त करने के लिए और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सब लोग लगे हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। दोषारोपण का कोई फायदा नहीं है। समय समय पर दोषारोपण की बातें होती हैं कि यहाँ ज़्यादा जल गया, वहाँ ज़्यादा जल गया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। हाँ, पराली जलाने के लिए कंट्रोल ये करने की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने अपने आप में अभूतपूर्व काम किया, इसमें पंजाब सरकार भी काम तो कर रही होगी, लेकिन वहाँ थोड़ा केसेस ज़्यादा मिलते हैं। दोषारोपण जरूर एक दूसरे पर करते हैं, अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री मजिस्ट्रेट देख के हमारे अपराधी कम जल रही है, जबकि मेरे पास सितंबर का डाटा है। सितंबर के डाटा के अनुसार नवंबर 18 को 15 सितंबर से 18 नवंबर तक जो डाटा है, इसमें हरियाणा में मात्र 1118 केस ऐसे हैं जो पराली के जलाने के मिले, जबकि पंजाब के अंदर 9600 केस, अर्थात 8 गुना से भी ज़्यादा केसेस पंजाब में हुए हैं। ये नहीं होने चाहिए, फिर भी कोई कठिनाई आती है तो सब मिल करके इसको ठीक करें, क्योंकि ये प्रदूषण केवल यहाँ का विषय नहीं है। कल मैं मैप पर देख रहा था, जहाँ दिल्ली में, लखनऊ में, पंजाब के लुधियाना में और कहीं थोड़ा अन्य स्थानों पर भी है, वहीं बांग्लादेश में दिल्ली के बराबर और ऐसे लाहौर में लगभग 1500 AQI का जो आंकड़ा ये छू गया है, जो कि बहुत खतरनाक है। दिल्ली भी लगभग 1400 छुआ है, बांग्लादेश में भी छुआ है। तो इन सब देशों को, प्रदेशों को सीमाओं से अलग हट करके मिल करके कुछ ना कुछ करें, ताकि मानवता के नाते से जो कठिनाई लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव न पड़े। 6 दिसंबर को किसान जा रहे हैं सर दिल्ली बिना वाहन के। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे 6 दिसंबर को। देखिए, शांतिपूर्वक किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन करना ये हर किसी का एक मौलिक अधिकार है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। विषय इतना ही है कि किसी प्रकार का ऐसा प्रदर्शन नहीं करें कि कोई प्रदर्शन को ऐसा हिंसात्मक किया जाए या इसमें ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के सामने भी कोई हथियार माउंट करके ले जाया जाए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसके लिए अपने आप स्वीकार किया है कि हम ट्रैक्टर और उसके आगे जो बांध करके हथियार बांधने वाले जो बात थी उसको विदा करते हैं, उसके नहीं जाएंगे। और कोई अन्य साधनों से पैदल से जाएगा तो मुझे लगता है उसमें कठिनाई आएगी। हाँ, एक प्रक्रिया होती है कि कहाँ वो प्रदर्शन करेंगे, उस स्थान की अनुमति जो है संबंधित जो विभाग है उनसे लेनी होती है, वो लेंगे और जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं। सर भूपेंद्र हुड्डा लगातार विधानसभा में पंजाब की आपत्ति है। देखिए, वो एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। जमीन के बदले जमीन उसकी ऑफर की गई थी और उसकी प्रोसेस चल रही है, और उसमें पहले वन विभाग की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, वन विभाग की क्लियरेंस मिल गई है। और जो ज़मीन हरियाणा को ने डिमांड की है, उसके बदले में पंजाब ने, चंडीगढ़ ने कहा कि हमको इसके बदले में 10 की बजाय 12 एकड़ ज़मीन चाहिए, तो 12 एकड़ का बात हो गई है। दोनों चीज़ें लगभग प्रॉब्ली तय हुई है, लेकिन फाइनल उसका जो होना है एग्रीमेंट, वो भी होना शेष है। इसमें पंजाब के लोगों को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वयं सुझाव मैंने दिया था मान साहब को भी, जैसे आगे जा करके विधानसभा हमारी छुट्टी पड़ने वाली है। इस विधानसभा में आज 90 की संख्या है और डीलिमिटेशन के बाद ऐसा संभावना बताई जा रही है कि 126 संख्या हो जाएगी। वहाँ तो 90 लोग ही बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। पंजाब को भी अगर लगता है कि उनको भी कोई भवन विधानसभा आदि नहीं बनानी है, उनको भी ऐसा कोई जमीन चाहिए, तो चंडीगढ़ में जमीन बहुत है, बदले में वो साथ में लगता है उनका मोहाली है अथवा अन्य एरिया है, उसमें बदले में वो दे सकते हैं। तो कोई प्रोसेस करते हैं, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के नाते से है, कोई फ्री में जमीन नहीं ली जा रही और न ही कोई जमीन का ऐसा विषय है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर नहीं सकता। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी इस प्रकार की जमीनें बेची भी हैं, बदले भी किए हैं। सारा विषय है जमीन का बदला जमीन से हो रहा है, कोई ऐसा फ्री ले रहे हैं ऐसा नहीं। प्रतिपक्ष सर, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने कहा है कि सवाल उठाते जा रहे हैं। बेटा, जो आप लोग कटाक्ष करते हैं अक्सर, उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। उसका उन्होंने जवाब दिया। ऐसा है कि केवल वही जुड़े हुए ऐसा नहीं है, चाहे उनकी अपनी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, तो हजारों लोग जुड़े हुए हैं। इतना ही हमारा कहना है, उनको सुझाव है वो करें जो मर्जी, उनकी अपनी पार्टी जो मर्जी करें, लेकिन सुझाव ये है कि पार्टी में लोकतंत्रता लेकर के आए। लोकतंत्र इस नाते से अन्य लोग भी पार्टी में आगे आएंगे तो उनकी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर ये बापू बेटा की पार्टी जो कहते हैं लगातार उससे वो नहीं हटते हैं और अडिग रहते हैं, हमें उसकी हानि नहीं है, हमको हानि नहीं है, क्योंकि लोगों को ही लगता है
कि ये जैसे राजा महाराजा होते थे, तो वंशावली जो राज करती थी, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये अगर इस प्रकार से आज लोकतंत्र में कोई भी पार्टी चलाएगी तो वो पार्टी नुकसान में रहेगी। केवल कांग्रेस का ही विषय नहीं है, ये सब पार्टियों के लिए हमारा कहना है कि कभी भी एक परिवार की कोई अगर संस्था पार्टी बन के चलती है तो लोकतंत्र भी उचित नहीं है। धन्यवाद। कल इलेक्शन होने जा रहा है झारखंड में और महाराष्ट्र में सर। बहुत अच्छी बात है। हरियाणा जैसे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नाम कांग्रेस सरकार बनाई है और वहाँ के लोग भी इससे बड़े उत्साहित हैं कि हम भी अपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता नरेंद्र मोदी जी के नीतियों में विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ेगी और वहाँ दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक्सपेंशन करनाल तक है, क्या प्लानिंग है? अभी वो फाइल वर्क पूरा हो रहा है, काम शुरू होने में शायद महीना भर लग सकता है। पहले चरण में वो था सराय काले खां से पानीपत तक। मैंने स्वयं पिछले साल में निवेदन किया था कि इसको कमाल तक बढ़ाया जाए। सैद्धांतिक सहमति मिल गई है और उसमें चूंकि अब ये विभाग भी मेरे पास ही है, इसलिए निश्चित रूप से उसको शुरू करेंगे तो कमाल तक आएगा। सर करनाल एनसीआर में है या नहीं है सर? फायदे तो मिलते नहीं है, कोई आदेश होता है वो पारित हो जाता है। सर विकल्प कई हैं, कुछ इंजन बदले जा सकते हैं। आजकल लोग कहने लगे हैं कि 20-50 लाख की गाड़ी है, उसका विकल्प है 1.5 लाख रुपए का इंजन भी चेंज हो सकता है गाड़ियों का जो है सर। ऐसा कि अभी तो एनसीआर का विषय है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की फाइनल निर्णय अभी होना शेष है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ जो भी एनसीआर का हमने बढ़ावा किया था, एरिया में रहे ना रहे इसका एतराज नहीं है, बल्कि जो रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं एनसीआर एरिया में आने के बाद, उसके कारण से हमारे उद्योग के लोग हैं, हमारे वाहन चलाने वाले जो लोग हैं, परिवहन विभाग है और अन्य जो रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं उसके कारण से कठिनाई आती है। उसके ऊपर एक विचार चल रहा है कि इस समस्या का कैसे समाधान हो। एरिया हमारा अंदर रहेगा तो अच्छी बात है ताकि एनसीआर में होने वाले लाभ वो मिले, लेकिन जो कठिनाइयाँ हैं उसमें से निकाला जाए। फाइनल डिसीजन येट टू बी डन। शुक्रिया। प्रतिमा का आज अनावरण किया जाना है। सारी आईडी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जाते हुए नजर आ रहे हैं और अंशुल कंबोज को भी उन्होंने बधाई दी है और भी तमाम जो मुद्दे हैं उस पर उन्होंने अपनी राय रखी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी उन्होंने अपना पलटवार किया है और अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे अभी ब्रेकिंग के माध्यम से। मैं आपके साथ हिमांशु नारंग पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।